सामीन कराम, आज के जलसे वालिदैन में हमारे दरमियान वो शख्सियत जलवा अफरोज है जिसको हिंदुस्तान भर में प्रोफेसर हाजी जावेद पाशा कुरैशी के नाम से जाना जाता है, जिसने अपनी अमली ज़िंदगी में मुख्तलिफ पहलुओं से पूरे महाराष्ट्र को मुतासिर किया है। बिलखुसूस समाजी व तालीमी शोबे में इनकी गिराकद्र जो है खिदमात हैं। इनके बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। मौसूफ के इसार व कुर्बानी, खुलूस व मोहब्बत की एक अलग कहानी और तवील दास्तान है। बस यूँ समझिए कि महाराष्ट्र की समाजी फिजा में उन्होंने जो गहरे और उजले नुकूश छोड़े हैं, उनके तस्करों के बगैर हमारी समाजी और तालीम की तरक्की जो है वो अधूरी रहेगी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि मौसूफ आज के जलसे में बहैसियत मुकर्रर तशरीफ़ फरमा है। मैं इन अशार के साथ जो है उन्हें माइक पे आने की दावत देता हूँ कि तूफ़ान से उलझने कभी साहिल नहीं आता, तूफ़ान से उलझने कभी साहिल नहीं आता, झूठा हो तो फिर सच के मुकाबिल नहीं आता, और तारीख ज़माने से ये साबित है हकीकत, हक सामने हो तो कभी बातिल नहीं आता। आपके सामने प्रोफेसर हाजी जावेद पाशा कुरैशी, मैं उन्हें बड़े अदब के साथ माइक पे आने की दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा से वालिदैन इस जलसे के सदर उनके दुआओं के साए में मैं हमेशा रहना चाहता हूँ, और यहाँ मैं बयान करने से बेहतर उनकी दुआएं लेने यहाँ आया हूँ कि मेरे सरपरस्त मोहतरम अली पेंशन साहब, ज़ेरे निज़ामत जनाब सैयद जाहिद अली साहब, ज़ेरे सरपरस्ती अलहाज अब्दुल गनी अतलस वाला साहब, जिन्हें आपने सुना वे मोहतरमा फहमीदा बाजी, डॉक्टर असदुल्ला साहब, और बड़ी मोहब्बत से जिन्होंने गढ़चिरौली जैसे इलाके से मुझे यहाँ बुला लिया और जिनकी मोहब्बत में मैं यहाँ खींचा चला आया, वे अब्दुल रहमान आज़मी साहब, मेरे अजीज साथी मुस्तफ़ा पौंजेकर साहब, इस मंच पर हाजिर तमाम मेरे सरपरस्त लोग, मुंबई से ख़ास आए हुए मुस्लिम सेवा संघ के फिरोज़ मसूलदार साहब और मुमरा की उनकी पूरी टीम, और आप सब साथियों, बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी पढ़ाई मराठी में हुई है। एक दूसरी क्लास तक उर्दू पढ़ पाया, उसके आगे उर्दू नहीं थी इसलिए नहीं पढ़ पाया। गढ़चिरौली का बहुत अंदर का इलाका, लेकिन आपकी दुआएं हैं। वालिद और वालिदैन ने ऐसे पढ़ाया कि 8 सब्जेक्ट में एमए हुआ, एमएड हुआ, एमफिल हुआ। आज 30 के करीब बच्चों को पीएचडी का मार्गदर्शन कर चुका हूं, और आपकी दुआओं से जहां पर ना तमीज थी ना तहजीब थी, ऐसे गढ़चिरौली के दूर दराज इलाके में ये जो छोटा सा बंदा पैदा हुआ, मेरे मजहब की वो देन है कि 38 किताबों को लिखकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मदरसे में पढ़ाई हुई, लेक्चर बना, लेक्चर कैसे बनना चाहिए वो किरदार मदरसे ने बनाया। मदरसे में पढ़ाई हुई, मदरसे की पढ़ाई मेरी आगे की पढ़ाई में रुकावट नहीं बनी, बल्कि प्रोफेसर होने के बाद में सामने जो भी बच्चा आता है वो किसी मजहब का नहीं है, वो बच्चा है। और मेरे दीन ने मुझ पर ये फर्ज दिया है कि जितनी मेरी कुव्वत होगी उससे भी आगे निकल कर मैं उसे इल्म दूं। ये किरदार, ये दिमाग मेरे मजहब ने मुझे दिया। मेरे साथियों, हालत हाजरा वर्तमान के इस माहौल में इल्म की क्या जरूरत है?
और वालिद और वालिदैन की उसमें क्या भूमिका है। मुझे याद आ रहा है बेकेन, मैं स्टूडेंट हूं, मैं कोई आलिम नहीं हूं, अभी भी स्टूडेंट हूं, स्कॉलर हूं। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इस बेकेन की फिलॉसफी का बहुत बड़ा रोल है। बेकेन कहता है कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज बम और मिसाइल नहीं है। इस कायनात में, इस दुनिया में कौन कह रहा है? बेकेन। और ये ईसाई है, ये कह रहा है कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज अगर कोई होगी वो इल्म है। सारे फोर्स, सारी ताकत, सारी शक्ति का कोई एक सोर्स होगा तो वो इल्म है। बेकेन कहता है, ये पहली बार कुरान ने बताया है ना। बेकेन ईसाई है, लेकिन वो कहता है हर ताकत का सोर्स इल्म है। और ये किसने बताया? कुरान ने बताया। द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड साइंस की किताब इस दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब समझी जाती है डॉक्टर साहब। इस किताब ने दुनिया में विज्ञान, साइंस कैसे आया, इस बात को बड़ी तरतीब से रखा है। जॉर्ज सॉर्टेन इसका राइटर है। जॉर्ज सॉर्टेन भी ईसाई है। इस किताब में दुनिया में किस तरह से विज्ञान आया, इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी है। और जॉर्ज सॉर्टेन कहता है कि इस दुनिया में विज्ञान की तरफ जाने वाले महाद्वार का दरवाजा पहली बार कुरान ने खोला है। क्योंकि कुरान कहता ही है कि कुछ पढ़। इमामत करने का हुक्म मुसलमानों को, मौलाना गजाली कहते हैं कि इमामत केवल मजहबी नहीं, वो तो लाजमी है, वो तो जरूरी है, लेकिन इमामत इन इकोनॉमिकल सेक्टर, इमामत इन एजुकेशनल सेक्टर, इमामत इन पॉलिटिक्स, इमामत इन मेडिकल साइंस। सच्चर रिपोर्ट कहती है 2006 में मुसलमान तालीम में केवल 6% है। दुनिया के गैर मजहबी लोग कह रहे हैं कि विज्ञान का दरवाजा किसने खोला? कुरान ने खोला। दुनिया के गैर मजहबी कह रहे हैं कि इल्म ही सारे सोर्सेस का, सारे निजाम का स्रोत है, सोर्स है। ये कुरान ने बताया। कुरान को मानने वाले लोगों में 6% बच्चे पड़े हुए हैं। इस महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है, 36 कलेक्टर्स हैं, केवल 2 मुसलमान हैं। जिला ही जिसके हाथ में होता है, जिले का एडमिनिस्ट्रेशन जिसके हाथ में होता है, वो 36 कलेक्टर में बाजी 2 कलेक्टर मुस्लिम्स हैं। सिविल हॉस्पिटल्स इस महाराष्ट्र में 36 है। इब्ने मिसवाह पैदा हुए कब? 1011 में काहिरा में पैदा हुए। दुनिया का सबसे बेहतरीन सर्जन है और मेडिकल साइंस पे 11 किताबें लिखी। कब? 11वीं सदी। मेडिकल साइंस पे इस्लाम को मानने वाले आपके साइंटिस्ट ने 11 किताबें लिखी। 2006 में, 2012 में इस महाराष्ट्र में, पूरे भारत का डाटा नहीं बताऊंगा, वक्त कम है, 36 हॉस्पिटल्स है, 3600 पुलिस स्टेशन है महाराष्ट्र में,
3600 पुलिस स्टेशन में 3600 पीआई है। पूरे महाराष्ट्र में केवल 69 मुस्लिम्स है। कितने एसडीओ हैं? डाटा है मेरे पास में। पूरे महाराष्ट्र में एसडीओ हैं 358। इन 358 एसडीओ में मुसलमानों के केवल 11 है। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है, 51% मुस्लिम नौजवान फुटपाथ पर रास्तों पे हाथ ठेला लगा के धंधा कर रहा है। वक्त हालात में अपनी तस्वीर को सही ढंग से नहीं समझोगे, तालीम की ताकत को नहीं समझोगे, परेशानियों का हल नहीं निकलेगा। क्योंकि परेशानी का हल तालीम ही है। और तालीम कैसी मिलनी चाहिए इसका हर इशारा आपकी किताब देती है। नहीं देती है ऐसा नहीं। मैंने पहले कहा मैं आलिम नहीं हूं, मैं स्कॉलर हूं। इसलिए आलिम साहिबान से माजरत चाहूंगा कि मैं बहुत दाखिला देते हुए 19-20 भी हो सकता हूं, क्योंकि मैं स्कॉलर हूं। कुरान ने कहा था कि ब्याज लेना और ब्याज देना गलत है। एक बीज होता है ना, बीज, उसमें पूरा सॉफ्टवेयर होता है। बीज में चने का बीज ले लीजिए, किसी भी फल का बीज ले लीजिए, है ना, उसमें पूरा सॉफ्टवेयर होता है। अल्लाह की सिस्टमेटिक इस पूरे नॉलेज की दुनिया में एक बीज में पूरा सॉफ्टवेयर होता है, पूरा इल्म का जखीरा उसमें होता है। लेकिन बीज इल्म नहीं होता है ना, वो तो जमीन में जाएगा, उसको सींचोगे, उसको सही ढंग का पानी दोगे, उसमें से पेड़ फूटेगा, उसका जतन करोगे, उसे धूप से बचाओगे, जितनी चाहिए उतनी धूप दोगे, तूफान से बचाओगे, जितनी हवा चाहिए उतनी दोगे, तब जाकर उस बीज के अंदर जो नॉलेज का सॉफ्टवेयर है वो पेड़ बनकर मुकम्मल होता है। एक शायर बड़ी बेहतर बात कहता है, कौन सी? तुम यकीन रखिए, है ना, यकीन रखिए कुरान में सब कुछ है। तवज्जो चाहूंगा, बैठ जाइएगा थोड़ा, गुजारिश है। शायर कहता है कि यकीन रखिए कुरान में सब कुछ है। आगे बड़ी मस्त बात कहता है, यकीन रखिए कुरान में सब कुछ है और मुतमईन रहिए दुनिया में भी बहुत कुछ है। इल्म के मामले में कहां गड़बड़ हो रही है? मैंने बीज का उदाहरण दिया। जॉर्ज सॉर्टेन जो दुनिया के विज्ञान का इतिहास लिखता है, वो कहता है कि दुनिया में विज्ञान के द्वार, इल्म के द्वार कुरान ने खोले। कैसे? कुरान में 850 मर्तबा इल्म का जिक्र है। कितने मर्तबा? 850 मर्तबा इल्म का जिक्र है, लेकिन 350 मर्तबा पढ़ने वाले को सोचने और समझने की और आगे का रास्ता खोजने की हिदायत भी है। तो कुरान में जो नॉलेज है वो बीज है, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? कुछ सहाबी हुजूर के पास गए और कहते हैं कि ये जो साथ में एक सहाबी को लाए हैं ये बीमार है, आप दुआ कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हाँ मैं दुआ करता हूं। फिर सहाबी पूछते हैं दुआ के बाद, हुजूर बुखार बहुत लग रहा है, क्या आराम हो जाएगा? हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह से तो दुआ कर लिया है, लेकिन अपने इस बस्ती में एक बेहतर हकीम है, उसे भी दिखाइए।
दुआ तो कर ली, लेकर कहां जाइए? हकीम के पास लेकर जाइए। इतना साइंटिफिक एजुकेशनल वे किसी भी किताब में नहीं है जो कुरान में है। इतना साइंटिफिक व्यू जो हुजूर ने बताया वो किसी भी नुमाइंदे ने नहीं बताया। मजहबी टोटल क्लियर है। एक हदीस आती है कि चीन तक जाओ, और मैं जब चेक करता हूं कि जब हुजूर ने चीन तक जाने की बात कही थी तो चीन में कितने मदरसे हैं डॉक्टर साहब? तो मुझे 0 दिखाई देता है। मैं जब ये सोचता हूं कि हुजूर ने कहा था कि इल्म के लिए चीन तक जाओ, तो मैं खोजता हूं कि वहां मस्जिदें कितनी हैं, तो 0 दिखाई देती है। गौर करना, जब चीन तक जाने का हुक्म मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं, तब कितना बड़ा व्यू है। उस वक्त मक्का मदीना इंटरनेशनल मार्केट है। उस सदी का 129 देशों का माल मक्का शरीफ में आता था। मदीना शरीफ, मक्का शरीफ उस वक्त का इंटरनेशनल मार्केट है। इमामत इन एवरी सेक्टर है। हर सेक्टर में मुसलमानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। उस जमाने में चीन में जो चीजें बनती थी वो बेहतर थी। उस दौर की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें चीन की अलग अलग बर्तन बनने वाली मशीनें थी। चमड़े की रंगाई चीन में बहुत बेहतर होती थी। उसी जमाने में खिताबत की नई खोज चीन में हुई थी। हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जाओ इसको सीखो, इसको पढ़ो, क्योंकि आपको नुमाइंदगी करनी है पॉलिटिक्स में भी, आपको नुमाइंदगी करनी है इकोनॉमिकल सेक्टर में भी। कितनी बेहतर रहनुमाई है। और 2017 में 70% मुस्लिम बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता है। जो भी रिजल्ट्स होंगे, ड्रॉप होने का परसेंटेज 70% है। मुस्लिम बच्चा 10वीं के आते आते भाग जाता है। तो कैसी बेहतर नुमाइंदगी थी एजुकेशन के मामले में कि चीन और जापान तक जाओ, क्योंकि वहां दुनियादारी की नई टेक्नोलॉजी है, उसे मुस्लिम को पढ़ना होगा, सीखना होगा। मैंने कहा ना, ब्याज लेना और देना मना है। तो इस दुनिया में मुसलमानों के जरिए ही अल्लाह नहीं इकोनॉमिकल पॉलिसी डालना चाहता था, जिसको 0 रेट ऑफ परसेंट करके आज चलाया जा रहा है। कितना डेवलपमेंट है बैंकिंग सेक्टर में हम लोगों का। अली शमसी साहब नहीं डेवलप कर पाए बैंकिंग सेक्टर को 0 इकोनॉमिकल पॉलिसी पर। नहीं, क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का जो 7वीं सदी का स्ट्रक्चर था वो 2017 के आते आते बदल गया। समाज का निजाम बदल गया, एजुकेशन पॉलिसी बदल गई, एजुकेशन सिस्टम बदल गया। मेरे परदादा के पास में गैरेज था, गैरेज। आज पूरे महाराष्ट्र में नहीं, भारत में मुसलमानों के 76% गैरेजेस बंद हो गए, बंद। और जो अपने गैरेज के मालक हुआ करते थे, उनके बच्चे मारुति कार के शोरूम में नीला ड्रेस लगाकर पंचर दुरुस्त कर रहे हैं, या तो गाड़ी का चक्का या तो फिर इंजन उतार रहे हैं। क्यों ये हालात? कौन से इल्म के तरफ हमने नजरअंदाजी कर दी? इसे सोचना पड़ेगा समाज को। हम सब मिलकर सोचेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हुआ ये कि बदलते हुए इल्म को हमने पकड़ने के लिए अपना सिस्टम ही डेवलप नहीं किया। तो हुआ ये कि परदादा का जो एक गैरेज था वो उस जमाने में, परदादा के जमाने में एडवांस था, वो आइडिया था। उस परदादा के गैरेज में खाला का भाई, मामू का भाई, यही नहीं रामू का लड़का, गोमू का लड़का, वो भी सीख कर जाता था और रोजी रोटी को लगता था जनाब। ठीक है, क्या हुआ? परदादा की जीप, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत आसान थी। 4 नट खोलो, इंजन को निकालो, पिस्टन बाहर निकालो, ग्रीस मारो, फिट करो, बहुत इजी टेक्नोलॉजी थी।
परदादा के बेटे ने भी वही गैरेज चलाया, बेटे के बेटे ने भी वही गैरेज चलाया। अभी का बेटा गैरेज बंद करके नौकरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जीप गई, झायलो आ गई। झायलो बाप दादा को नहीं मालूम था ना। एटो इंजीनियरिंग आ गई। एटो इंजीनियरिंग में वालिद तो नील बटे सन्नाटा ही रहेगा ना। वो उस जमाने के एडवांस थे, वर्तमान के प्रेजेंट के एडवांस टेक्नोलॉजी में तुम नहीं हो। क्योंकि ये कहाँ मिलती है एडवांस टेक्नोलॉजी? बापजादा के हुनर से जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ वो सिलेबस में आता गया, वो किताबों में आता गया। और किताबों का नॉलेज कहां शिफ्ट होता गया? गैरेजेस में नहीं, वो कॉलेजेस में शिफ्ट होता गया। और जो कॉलेजेस में नॉलेज शिफ्ट होता गया, तुम नदारत रहे। हालात ये है, 43% इस पूरे भारत में झोपड़पट्टी में पहुंच गए। कैसे होगा? कैसे दुरुस्त करेंगे ये सब हालात को? बड़ी लंबी फेरिस्त है मेरे पास में। जुडिशरी में टोटल महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है डॉक्टर साहब। कितने? 36। अब लगा लीजिए पूरे भारत में कितने हो गए। 36 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केवल 9 मुस्लिम्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारे मुस्लिम्स इसमें क्यों नहीं है, इसका दोष है, उसका दोष है। नहीं, अगर मुस्लिमों के लोग सिविल जज बनते हैं तो नेचुरली वर्तमान में जो एक टेंशन आपके और मेरे दिमाग में जुडिशरी के डिसीजन लेकर दिमाग क्या बात करते हैं आप? 3.5 लाख मुस्लिम नौजवान पिछले 70 साल में शक्ति बुनियाद में जेलों में ठूसा गया। अरे 15 साल के बाद में बेगुनाह बनकर आया। 15 साल के बाद जिंदगी बर्बाद हो गई। क्योंकि जुडिशियरी में 22 लोग बैठे हुए हैं। ये तो अभी वर्तमान में भी आपको दिखाई दिया। लेकिन जुडिशियरी को सही संवैधानिक तरीके से चलाने वाले आपके किरदार की जरूरत थी। क्योंकि आप उस मजहब को मानने वाले हो जहां गला कट जाएगा लेकिन नाइंसाफी नहीं करोगे। आपकी जरूरत है ना, इस देश में कलेक्टर बनने की आपकी जरूरत है। क्योंकि ये देश की मांग है। देश में इतना करप्शन है कि इस करप्शन को रोकने के लिए जिलाधिकारी पंजखाना नमाजी ईमान वाला चाहिए, जो ठोकर पे सत्ताधारियों को मारेगा और वही काम करेगा जो संविधान कहता है, जो सही है, जो कानून है। वो करने के लिए तुम्हारे किरदार की जरूरत है ना। कसाई खाने से भी बढ़कर डॉक्टरी पेशा हो गया है। हॉस्पिटल कसाई खाने में तब्दील हो गए हैं। 38% गरीब